अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो संकीर्ण सोच का हमारा समाज लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति का एक भी एमपी और एमएलए नहीं पहुंचने देगा। जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है समाज में। मेरा सुझाव है कि शुरुआत में 30 वर्ष तक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को जातिगत जनगणना के हिसाब से नौकरी से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र हर संस्थान में पूरा हक मिले। इसके बाद अगले 30 वर्ष तक अनुसूचित जातियों को सामान्य वर्ग में शामिल करके स्वर्ण जातियों के लिए आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ठीक 60 वर्ष बाद जाति व धर्म जैसे कालम खत्म कर दिए जाएं और इन 60 वर्षों में अंतरजातीय विवाह पर पूरा जोर दिया जाए। आपको बताना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सामान्य जादूगर की तरह हाथ की सफाई दिखाकर युवाओं को अंधविश्वास में धकेल रहा है। आप पहल करेंगे तो पूरे सिस्टम की चूलें हिल जाएंगी। जब समाज शिक्षित होगा, वैज्ञानिक सोच पैदा होगी, तब जातिवाद की दीवारें भी टूट जाएगी और धर्म का डर दिखाने वाले भी पीछे छूट जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। हमेशा की तरह एक बात फिर दोहरा रहा हूं कि जो काम प्रसिद्धि पा चुके लोग कर सकते हैं, चर्चित हो चुके लोग कर सकते हैं, जो काम सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले लोग कर सकते हैं, जो काम ये इनके इन प्रकरण लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुके लोग कर सकते हैं, उतनी आसानी से वह काम हमारे जैसे कम चर्चित लोग नहीं कर सकते। लोगों को किसी बात पर राजी करने के लिए, उन्हें किसी विषय का सही ज्ञान देने के लिए, उन्हें अच्छा बुरा समझाने के लिए चर्चित हो चुके नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, धर्मगुरु या जाति पंथ समुदाय के सरदार अगर अपील करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है। हम अगर वही बात कहेंगे तो शायद नहीं मानी जाए, मगर चर्चित चेहरे की वही बात इसलिए मान ली जाएगी क्योंकि कहने वाले की बात गौर से सुनने वाले हमसे अधिक हैं। आज हम ऐसी एक शख्सियत के बयान की बात करने जा रहे हैं जिनकी बात हिंदू समाज बहुत गौर से सुनता है। मैं दलित, स्वर्ण, ओबीसी, एससी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी अन्य मत पंथ की शब्दावली में बंद कर अपनी बात कहना नहीं चाहता था, मगर अपने मन की बात दर्शकों को ठीक से समझाने के लिए आगे मुझे उन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा जिन शब्दों से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। आज हम जिनके बयान की चर्चा करने जा रहे हैं उनकी बात को न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग बड़े गौर से सुनते हैं बल्कि उनके सुझावों पर अमल भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की। भागवत जी चाहें तो आज मानवता का बहुत भला कर सकते हैं। बस जरूरत है कथनी और करनी को एक समान रखने की, नीचे से ऊपर तक संघ के सभी कार्यकर्ताओं की भाषा एक जैसी करने की और नीति के साथ नीयत भी सही रखने की। यह नहीं चल सकता कि मोदी और भागवत महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते रहें, उनके विचारों का गुणगान करते रहें और निचले स्तर पर गांधी को गाली देने और नाथूराम गोडसे का गुणगान करने का काम होता रहे। दोस्तों, मोहन भागवत कई बार अपने शब्दों में ईमानदारी से वह सच भी स्वीकार कर लेते हैं जो हिंदू समाज की शर्मसार करने वाली कुरीतियों को प्रकट कर देता है। गत सप्ताह 6 सितंबर को मोहन भागवत ने जाति आधारित आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी बात कही है जिस पर राष्ट्रव्यापी बहस तेज होनी चाहिए। उनके शब्दों का स्वागत होना चाहिए, मगर सवाल भी उठने चाहिए, सवाल भी पूछे जाने चाहिए, स्वयं से भी और समाज से भी, धर्म के ठेकेदारों से भी और धर्म गुरुओं से भी। संघ प्रमुख ने एक बार फिर यह मान लिया है कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन अहम सवाल यह है कि यह काम करेगा कौन? भेदभाव की दीवार किन स्वार्थी लोगों ने खड़ी की? उन्हें ढाएगा कौन? किस कारण दीवार खड़ी हुई? संघ प्रमुख इस वर्ष की शुरुआत में यह भी कह चुके हैं कि जातिगत व्यवस्था पंडितों की देन है, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हालांकि बाद में ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आने पर महाराष्ट्र में पंडित शब्द को विद्वान बताकर संघ ने सफाई भी दी थी। अब आरक्षण की बात पर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी, आपने आरक्षण जारी रखने की पैरवी करके निश्चित रूप से सही किया है। संभव है ऐसा कहने के पीछे आपको वर्ष 2024 के लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की चिंता सता रही हो, लेकिन मैं अभी कारणों की तह में जाने की बजाय समाधान के उपायों की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ। यह स्वागत योग्य है कि आप पिछले कुछ समय से समाज को आईना दिखाने की हिम्मत दिखाते आ रहे हैं, हिंदू समाज को सशक्त बनाने के लिए उसकी खामियां गिनवाते आ रहे हैं। भागवत जी, समाज आपसे बस इस बात का जवाब मांगता है कि ये भेदभाव किसने और क्यों पैदा किया। अगर इस सवाल का ईमानदारी से जवाब आया तो पंथ, संप्रदाय और किसी को हीन और किसी को श्रेष्ठ बताने वाली जाति आधारित व्यवस्था का महल एक ही झटके में भरभरा कर गिर जाएगा।
स्वर्ण दलित जैसी शब्दावली खत्म हो जाएगी। मानव मात्र के बीच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर भेदभाव पैदा करने वाली शब्दावली अतीत बन जाएगी। भागवत जी, वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर आपकी भाषा ऐसी नहीं थी। तब आपने यह कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। भाजपा उस चुनाव में हार गई थी। हार के कारण कुछ भी रहे हो, मगर एक कारण आपका बयान भी माना गया। अब देर से ही सही, कम से कम संघ प्रमुख जी, आप सामाजिक समानता पर जोर तो देने लगे हैं, आरक्षण की खुलकर पैरवी तो करने लगे हैं। भागवत जी, क्या आप जानते हैं अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? आप निश्चित रूप से इससे अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए मैं बताता हूं आपको। अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो संकीर्ण सोच का हमारा समाज लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति का एक भी MP और MLA नहीं पहुंचने देगा। जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है समाज में। राजनीतिक दल भी टिकट के समय इस जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते आए हैं। संघ ने सामाजिक समरसता की बात तो की है, मगर जमीनी हकीकत अभी ऐसी नहीं बन पाई है। संगठन से सत्ता तक, व्यापार से लेकर राजनीति तक थोड़ी सी जातियों का प्रभुत्व ही नजर आएगा। अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। खैर, मूल विषय पर आगे बढ़ते हैं। आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप नागपुर में मोहन भागवत की कही हुई बातों को एक बार सुन लें, समझ लें कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं कि जिनको आरक्षण मिलता है उनमें धीरे धीरे ये आवाज उठ रही है कि आरक्षण लेके हम समर्थ हो गए, अब हमको नहीं चाहिए, दूसरे किसी को दो जिसको आवश्यकता है। हम आज तक लेने वाले थे, अब हमको देने वाला बनना है। ऐसे अपने समाज के वर्गों के प्रमुख लोगों की भाषा अब ये हो रही है। इसलिए एक सद्भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें। अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। ऐसा मेरा निरीक्षण है। आप संघ प्रमुख की बातों को अच्छे से समझ चुके होंगे। मोहन भागवत के इस बयान के निहितार्थ बड़े गहरे हैं। मोहन भागवत यह तो बता रहे हैं कि समस्या क्या है। उन्हें इसका एहसास भी हो चुका है कि जाति आधारित व्यवस्था में एक बड़ा वर्ग 2000 वर्षों से असमानता का दर्द झेलता आ रहा है। मगर थोड़ा रुकें जरा। मोहन भागवत जी, आप स्वर्ण समाज को भी पीड़ित की तरह पेश कर रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं कि अगले 200 वर्ष तक तकलीफ सहने के लिए तैयार रहें, जबकि अपवादों को छोड़ दें तो हकीकत में ऐसा नहीं है। देश की अधिकांश संस्थाओं में, सचिवालयों में उच्च पदों पर स्वर्ण जातियों का ही वर्चस्व है। सामाजिक स्तर पर भी अधिक बदलाव नहीं है। जिन्हें आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनको भी धर्म की आड़ में कर्मकांड रूपी ऐसी घुट्टी पिलाई जा चुकी है कि वह स्वर्ण समाज से निकटता पाना चाहता है। अनुसूचित जाति के लोगों से दोस्ती उसे अच्छी नहीं लगती। वह अपना घर बनाने के लिए ऐसी जगह पर भूखंड खरीदने को प्राथमिकता देता है जहां उच्च कही जाने वाली जातियों के लोग रह रहे हों। आज़ादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बाद भी कुछ गांवों में आज भी अलग अलग होलिका दहन हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों की बस्तियां अलग से बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सामाजिक भेदभाव कैसे दूर हो पाएगा। आदरणीय भागवत जी, जिन्हें जाति विशेष के लोगों में दुर्गंध आती हो और खुद के स्वर्ण होने के कारण मलाई मिल रही हो, वह व्यवस्था को ठीक क्यों होने देंगे? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2000 सालों से भेदभाव हो रहा है और खुद ही ये कह रहे हैं कि अगले 200 वर्षों तक भी ऐसा रहने वाला है, तो फिर भेदभाव मिटेगा कैसे?
अगर आपका मन बन चुका है तो इसका उपाय भी है। उम्मीद है उदार हृदय से मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। आपकी मोदी जी भी सुनते हैं और मनोहर लाल भी सुनते हैं। अगर मानवता को सही राह दिखानी है और वाकई भेदभाव दूर करना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करवाने का प्रयास शुरू कर दें कि अब जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी नियुक्ति होगी, उनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग को इस तरह प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि अगले 20 से 30 वर्षों में इन वर्गों को अपनी आबादी के अनुसार जगह मिल जाए और आबादी में कम होते हुए भी जातिगत प्रभाव के कारण अधिक पदों पर जमे हुए लोगों की संख्या कम होती चली जाए। इसी तरह नीचे से ऊपर तक सभी शिक्षण संस्थाओं, राज्य एवं जिला सचिवालयों और राजनीतिक दलों में भी एक अच्छा सा मैकेनिज्म बनाकर यही व्यवस्था लागू हो। अगर एक बार 20-30 वर्ष के लिए पिछड़ी व दलित कही जाने वाली जातियों को, सामाजिक रूप से अस्पृश्य रही जातियों को हर जगह, हर संस्था में, हर इंस्टीट्यूशन में उनका पूरा हिस्सा, पूरा हक दे दिया जाए तो इसके बाद पूरी तरह भेदभाव रहित व्यवस्था बनाने की ओर आगे कदम बढ़ाना आसान हो जाएगा। इतना करने के बाद इस तरह के नियम बनाए जाएं जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को उनकी जाति की आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाए। सबसे अधिक अच्छी स्थिति ये रहेगी कि 30 वर्ष बाद जब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को हर संस्था में उनका पूरा हक मिल जाए तब वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल जातियों को सामान्य श्रेणी में कर दिया जाए और सामान्य श्रेणी को अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति में शामिल करने के बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। किसी को इस नाम से परेशानी या चिढ़ हो तो दूसरा नाम तलाश किया जा सकता है, लेकिन उन्हें आरक्षित पदों से अधिक नौकरी नहीं दी जाए। आबादी के हिसाब से उनका पूरा हक दिया जाए। मेरी बात ठीक से फिर से समझ लें। मेरा सुझाव है कि शुरुआत में 30 वर्ष तक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को जातिगत जनगणना के हिसाब से नौकरी से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र, हर संस्थान में पूरा हक मिले। इसके बाद अगले 30 वर्ष तक अनुसूचित जातियों को सामान्य वर्ग में शामिल करके स्वर्ण जातियों के लिए आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ठीक 60 वर्ष बाद जाति व धर्म जैसे कालम खत्म कर दिए जाएं और इन 60 वर्षों में अंतर्जातीय विवाह पर पूरा जोर दिया जाए। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि सफाई कार्य केवल एक समाज का नहीं है बल्कि हर व्यक्ति का यह दायित्व है। जूते ठीक करने का काम भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, न कोई काम छोटा है न कोई बड़ा है। जब हम कॉलेजों में पहुंचकर राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा योजना के तहत सफाई कार्य कर सकते हैं तब सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि हर वर्ग की स्वच्छता और श्रमदान में भागीदारी सुनिश्चित हो। माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, आपसे यह निवेदन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। मोदी जी आपकी सुनते हैं। आपने नोट भी किया होगा, इधर आपका इंडिया को केवल भारत कहने का सुझाव आया और उधर मोदी जी ने बिना संविधान संशोधन ही आपके सुझाव की पालना शुरू कर दी। आप ताकतवर हैं। इसी ताकत के सहारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान भी सुनिश्चित करवाएं। क्या सनातन इतना कमजोर है कि किसी के कहने से उस पर खरोंच आ जाएगी? सनातन का मतलब आप यही बताते हैं ना कि जो सत्य है, जो अनादि है, वही सनातन है। फिर किसी के कहने से क्या सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय हो जाएगा? सूर्य का पूर्व में निकलना सत्य है तो यही सत्य रहेगा। अगर कोई पश्चिम में सूर्य के निकलने का राग अलाप रहा है तो आपकी बोला से उसे अलापने दीजिए। आदरणीय, आप इनको छोड़िए और आगे आकर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा पर चोट करें। मोहन भागवत जी, मैं ये अपील खास कारणों से कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि आपकी अपील चमत्कार की तरह काम करेगी। आपको आगे आकर बताना होगा कि धर्म के नाम पर किए जा रहे आडंबर धर्म नहीं है। आपको बताना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सामान्य जादूगर की तरह हाथ की सफाई दिखाकर युवाओं को अंधविश्वास में धकेल रहा है। आपको बताना होगा कि धर्म और पाखंड में क्या अंतर होता है। आपको आगे आकर कहना होगा कि महान भारत राष्ट्र के युवाओं, शिक्षित बनो, वैज्ञानिक चित्त विकसित करो। आप पहल करेंगे तो पूरे सिस्टम की चूलें हिल जाएंगी। जब समाज शिक्षित होगा, वैज्ञानिक सोच पैदा होगी, तब जातिवाद की दीवारें भी टूट जाएगी और धर्म का डर दिखाने वाले भी पीछे छूट जाएंगे। आज लाखों लोग काम नहीं कर रहे हैं, धर्म के आड़ में पाखंड फैलाकर कमाई कर रहे हैं। वाक कला और ज्ञान कला में अंतर खत्म हो गया है। ये धर्म नहीं है। आदरणीय भागवत जी, हम दुनिया को कहते हैं कि चारों वेद सनातन है। अगर वेद सनातन है तो खुलकर कहें कि वेदों की बात मानिए। पूर्ण ने सही, काफी हद तक पाखंड दूर हो जाएगा। अगर वेदों की बात मानी गई तो शनि, राहु, केतु के दोष भाग जाएंगे, धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा और धर्म के नाम पर दिखाया जा रहा डर निकल जाएगा। अगर वेदों की शिक्षाओं पर अमल संभव नहीं है तो कम से कम मंदिरों की कमान और पूजा का जिम्मा तो 100-200 वर्ष तक उन्हें सौंपने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे हुए हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज से जुड़ी जातियों से यह अपील भी करें कि वह भेदभाव की मार झेल रहे लोगों को आगे आने दे। मेरा मानना है कि ऐसा करने से हवा का जो झोंका आएगा उसमें मानवता की खुशबू होगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो यह बहकाना या समझाना बंद कर दीजिए कि जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है। हमारा समाज बहुत संकीर्ण है मोहन भागवत जी। यहाँ जब तक जन्म से ही जाति बनी रहेगी, जब तक दलित और पिछड़े कहे जाने वाले लोगों के हाथों में सत्ता की असली ताकत नहीं आएगी। अभी तो समानता और समरसता की बातें मजाक सी लगती है। अभी तो संविधान पीछे और पाखंड के नाम पर चली आ रही परंपराएं आगे हो गई है। धर्म अपने भीतर उतरने का नाम है, मानव मानव के बीच भेदभाव दूर करने का नाम है। संभव है भेदभाव दूर करने के लिए दिए गए मेरे सुझाव कतई जीरो हों, लेकिन मुझे अपने सही होने की कोई जिद भी नहीं है। भागवत जी, आपने भेदभाव का जो मुद्दा उठाया है उसके लिए आपका अभिनंदन, दिल से अभिवादन। मगर भेदभाव दूर करने का रोड मैप तो सामने लाइए। सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता कैसे आएगी, इसकी कार्य योजना सामने लाइए। जो काम 2000 साल में नहीं हुआ वह काम अब कैसे संभव होगा, ये खुलकर बताइए। आज इतना ही, फिर इस विषय पर कभी लंबी बात करेंगे। धन्यवाद।